हम सब ने कुंभ मेले की तस्वीरों में उन्हें देखा है। भस्म लगाए जटाधारी नागा सन्यासी, एक ऐसी छवि जो मन में बस जाती है। हाँ, तो आमतौर पे हम यही सोचते हैं कि ये ऐसे साधु हैं जिन्होंने दुनियादारी सब छोड़ दी है, एकांत में रहते हैं, सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू हो? क्या हो अगर ये कभी एक बहुत बड़ी, मतलब एक जबरदस्त सैन्य और आर्थिक ताकत हुआ करते थे? चलिए, इसी छिपे हुए इतिहास की परतों को खोलते हैं और इस सफर में हमारा गाइड है डॉक्टर अशोक त्रिपाठी की किताब नागा सन्यासियों का इतिहास। तो चलिए, वैराग्य की इस आम छवि से आगे बढ़कर मिलते हैं एक योद्धा सन्यासी से। यहाँ देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है हमारी सोच कि ये शांति प्रिय तपस्वी हैं, एकांतवासी हैं, और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक सच्चाई। दस्तावेज उन्हें योद्धा सन्यासी कहते हैं। अरे, अंग्रेजी रिकॉर्ड्स में तो उन्हें बाकायदा फाइटिंग एसेटिक्स यानी लड़ाकू साधु कहा गया है। अच्छा, तो इतनी बड़ी ताकत ये आई कहाँ से? ये आई एक बहुत ही मजबूत संगठित ढांचे से। तो अब हम समझेंगे इनकी इस योद्धा परंपरा और अखाड़ा व्यवस्था को। जब हम अखाड़ा शब्द सुनते हैं तो शायद कुश्ती या व्यायाम की जगह याद आती है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर नागा साधुओं के लिए इसका मतलब सिर्फ एक मठ नहीं था। सोचिए, ये एक मिलिट्री रेजिमेंट की तरह बना था जिसका एक ही मकसद था, युद्ध और संगठन। और ये अखाड़े कमाल के थे। इनका ढांचा तो मिलिट्री जैसा था ही, पर सारे बड़े फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते थे। और ये बात तो और भी हैरान करती है कि इनमें जाति का कोई भेदभाव नहीं था। दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। और जाहिर है, यहाँ शस्त्र चलाने और युद्ध कला की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये तो साफ हो गया कि ये एक भूली बिसरी सैन्य शक्ति थे। अब सवाल ये है कि भारतीय इतिहास में इनकी भूमिका असल में थी क्या? देखिए, इनकी सैन्य यात्रा का सफर 16वीं सदी में शुरू होता है, जब मधुसूदन सरस्वती ने इन सशस्त्र साधुओं को संगठित करना शुरू किया। और देखते ही देखते 1760 के दशक तक ये एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। हरिद्वार में तो एक ऐसी भीषण लड़ाई हुई, कहते हैं कि उसमें 18,000 बैरागी मारे गए थे। फिर 18वीं सदी में ये बंगाल और बुंदेलखंड में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गए। कभी स्थानीय राजाओं के साथ मिलकर लड़ते, तो कभी भाड़े के सैनिकों के तौर पर। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है। ये देखिए, ये फारसी में लिखा एक सरकारी फरमान है, एक पक्का सबूत जो इलाहाबाद में दशनामी नागा सन्यासियों के अधिकारों को, उनकी मौजूदगी को बाकायदा आधिकारिक तौर पर मान्यता दे रहा था। एक मिनट, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा संगठन, इसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? ये एक बड़ा सवाल है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, व्यापार और पैसे का। यही था इन अखाड़ों का असली आर्थिक इंजन। उनकी शक्ति का राज ना इस चक्र में छिपा है। देखिए कैसे सब कुछ शुरू होता था पैसे से। ये पैसा दान से आता था, व्यापार से आता था, और यहाँ तक कि बैंकिंग से भी। फिर इस पैसे से अपनी मिलिट्री रेजिमेंट को और मजबूत करते थे। इसके बाद अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके अपने व्यापार के रास्तों को सुरक्षित रखते और राजनीतिक दबदबा बढ़ाते। और फिर इसी दबदबे का इस्तेमाल कर अपनी आर्थिक गतिविधियों को और फैलाते थे। कमाल का सिस्टम था, है ना? मतलब ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, कॉमर्स के भी मास्टर थे। सोचिए, इनके व्यापार के रास्ते उत्तर भारत से लेकर नेपाल और तिब्बत तक फैले थे। रेशम, मसाले, धातु, हर कीमती चीज का व्यापार करते थे। और तो और, ये बड़े बड़े लोगों को, अमीरों को पैसा उधार भी देते थे। मतलब साहूकार और बैंकर भी थे। इनके जो काफिले चलते थे ना, वो पूरी तरह से हथियारों से लैस और संगठित होते थे। ये बात इस विवरण से बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो सन्यासी तिब्बत जाते हैं वो प्लाटून के रूप में यात्रा करते हैं, और उन्होंने कुछ इलाकों में व्यापार पर अपना एकाधिकार, मतलब मोनोपोली बना ली है। ये लाइनें ही उनके जबरदस्त व्यापारिक सिस्टम की पूरी तस्वीर दिखा देती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि उनकी ये विरासत आज कहाँ है? कैसे आज के रीति रिवाजों में उनकी उस पुरानी शक्ति की गूंज सुनाई देती है? आज के समय में हम नागा सन्यासियों को सबसे ज्यादा देखते हैं कुंभ मेले में, जहां लाखों लोग आते हैं और ये अखाड़े ही सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। और वो जो शाही स्नान होता है, वो असल में इन अखाड़ों का एक बहुत बड़ा भव्य जुलूस है। इसका नाम शाही यानी रॉयल यूं ही नहीं है,
ये नाम, इसकी शान और शौकत, ये सब उनके उस जमाने के शक्तिशाली और सम्मानित दर्जे की सीधी याद दिलाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि उनके गौरवशाली इतिहास का प्रदर्शन है। और कमाल की बात यह है कि उनका वो संगठनात्मक ढांचा आज भी कायम है। अखाड़ा परिषद, जो इन सभी अखाड़ों की काउंसिल है, आज भी इन तपस्वी संप्रदायों के लिए सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी के तौर पर काम करती है। जैसा कि इस किताब में भी कहा गया है, अखाड़ों का सांस्कृतिक इतिहास कुंभ मेले के बिना पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुंभ मेला और अखाड़े एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात उनके इतिहास और आज की पहचान को कितनी खूबसूरती से जोड़ती है। तो नागा सन्यासियों की कहानी सिर्फ वैराग्य या तपस्या की नहीं है। ये कहानी है शक्ति की, राजनीति की और अर्थशास्त्र की। ये छिपा हुआ इतिहास हमें धर्म, ताकत और पैसे के बीच के रिश्ते को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सोचने वाली बात है ना?